जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरपीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें कि हम ये टॉपिक बनाना ही नहीं चाह रहे थे, मगर दोस्तों आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आए कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करना पड़ा। आपको बता दें कि लगभग दोस्तों 6 से 7 दिन हमने इस पे रिसर्च किया, तब जाके दोस्तों इतना बेहतरीन कंटेंट हम ला पाए हैं। और यकीन दिलाते दोस्तों, यूट्यूब पर इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छा क्या दोस्तों, इससे आधा भी नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, इसके बाद ज़रूर दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि कोई यूट्यूबर ऐसी वीडियो देख करके इससे कॉपी करके बना दे, वो अलग चीज़ है। मगर दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा मैटर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ऐसा मैटर हमने आपके समक्ष रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ आप लोग नहीं करते, ना शेयर करते हैं, ना ही दोस्तों लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन किया करिए दोस्तों, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके पहले मैं कुछ आपको बता भी कि साथियों, जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम लगे हैं, रेडियो ऑपरेटर के या फिर एसआई, यूपीएसआई, सब में दोस्तों स्टैटिक के पार्ट जो आते हैं, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि आपका ये वाणिज्य व्यापार हो गया, कृषि हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, उत्तर प्रदेश राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, आतंकवाद हो गया, पड़ोसी देश हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, उसका प्रभाव हो गया, क्राइम, साइबर क्राइम हो गया, वस्तु सेवा कर, मतलब इन सब के बारे में हमने पढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में बता दूंगा, और पूरी हिंदी में पढ़ा दी। कहाँ से पढ़ेंगे, तो नीचे आप आएंगे ना दोस्तों, तो प्लेलिस्ट आपको दिखेगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जज, इसमें पढ़ लीजिएगा। पूरा स्टैटिक लगा हुआ मिल जाएगा, पूरा जीके लगा हुआ मिल जाएगा यूपी के लिए, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, उसके अलावा मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे आते दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यूपी स्पेशल की क्लासेस आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएंगी। और ये दोस्तों एक बार जरूर पढ़िएगा, मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, एक बार आप एक दो वीडियो लेकर देखिए दोस्तों, अगर आपको बेहतरीन न लगे दोस्तों तो आप कहिएगा। ठीक है, एक बार जा करके दोस्तों देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज़ मैं और बता दूं दोस्तों, ये है हमारा स्टैटिक जीके का टॉपिक। मैं आपको बता दूं कि ये मात्र दोस्तों 50 रुपये में आपको ये पूरा पूरा पीडीएफ आपको मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं सारे टॉपिक इसमें होंगे। ठीक है, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सामाजिक प्रथाएं हो गया, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस प्रशासन हो गया, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, पड़ोसी देश हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए, विमुद्रीकरण, सेवा यानी जीएसटी, पुरस्कार, सम्मान, देश राजधानी, मुद्रा दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, लेखक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। इसके अलावा दोस्तों इसी में साइबर क्राइम हो जाएगा, साइबर क्राइम दोस्तों, और इसी के साथ में अब दोस्तों ये एफडीआई भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक और भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। मात्र दोस्तों आपको 50 रुपये मिल रहा है। कैसे मिलेगा, तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाकर दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज के हमें व्हाट्सअप पे, इसी नंबर से, इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप पे भेज करके प्राप्त कर सकते हैं ये ई बुक। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारी ये ई बुक है एक, ठीक है, पूरी दोस्तों यूपी स्पेशल की, तो ये भी ले सकते हैं मात्र दोस्तों 50 रुपये में, ये भी मिल जाएगी उसी तरीके से। बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन किया हुआ है। और दोस्तों जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर की, तो आपके लिए साइंस की दोस्तों मात्र 149 रुपये हमने बैच निकाला, संपूर्ण साइंस मिल जाएगी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की, तो ले लीजिएगा इसको। ठीक है, आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करके। ठीक है, वहीं दोस्तों सफलता बैच आपको 399 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें 2 टीचर खुद ही आपको जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। 3800, देखिए ये 5512 पदों के लिए, ये यूपी स्पेशल की ई बुक है दोस्तों। इसी तरीके से जाकर के, और सो ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि रेडियो ऑपरेटर का, हेड ऑपरेटर का, असिस्टेंट ऑपरेटर का, या दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट, यानी सभी एग्जाम, यानी लगभग 8 एग्जाम्स का पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा मात्र 150 रुपये में। तो देरी किस बात की, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साथियों आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एफडीआई। एफडीआई के बारे में देखेंगे, तो साथियों एक बार जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक चीज़ ये है कि आप सभी ना लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा दोस्तों, जिससे कि हमें भी लगेगा हाँ हम मेहनत कर रहे हैं और साकार हो रहा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो, और जो कमियां हो दोस्तों वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते दोस्तों आज का टॉपिक जो है एफडीआई। देखिए एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, क्या पूछा गया, एफडीआई का फुल फॉर्म, एफ से दोस्तों होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब दोस्तों देखते हैं एफडीआई होता क्या है। साथियों एफडीआई क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अपने देश के अलावा, देखिए जैसे हमारा देश क्या है, भारत। ठीक है,
क्या है दोस्तों, भारत हमारा देश है। अब दोस्तों इस देश के अलावा, अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में निवेश करना एफडीआई कहलाता है। अब दोस्तों हमने क्या किया, जाके अमेरिका में निवेश कर दिया, अमेरिका में दोस्तों किसी कंपनी में निवेश कर दिया, दोस्तों वो क्या होता है, एफडीआई। यानी अपने देश के अलावा अगर किसी दूसरे देश में दोस्तों हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वो एफडीआई कहलाता है। समझ गए। यानी हम दोस्तों जैसे कि भारत, अमेरिका वाले भारत में निवेश करेंगे तो वो उनके लिए एफडीआई कहलाएगा, और हम लोग अगर अमेरिका में करते हैं, इंग्लैंड में करते हैं, तो वो हमारे लिए एफडीआई कहलाए, उनके लिए एफडीआई कहलाएगा ना। समझ गए। तो दोस्तों अपने देश के अलावा किसी अन्य देश में निवेश करना वही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेश लिखिएगा, विदेशी कर लीजिएगा, विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई कहलाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दोस्तों शॉर्ट में दोस्तों एफडीआई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ये और समझिएगा कि किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा, यानी किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश का कहलाता है, ये एफडीआई कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा समझ लीजिएगा। उसी तरीके से इसमें एक देश से दूसरे देश में प्रत्यक्ष पूंजी का प्रवाह शामिल होता है। यानी एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, पूंजी का प्रवाह होता है, पूंजी का बहाव होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में ये कहते हैं हम कि भैया अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के अलावा अगर दोस्तों हम किसी देश में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या होगा, एफडीआई होगा उस देश के लिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भारत में एफडीआई जो है वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा है। देखिए हमने दोस्तों, आपको पता है कि आपको पता भी होगा कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के दोस्तों क्षेत्र होते हैं मुख्यतः। ठीक है, एक दोस्तों आपका कृषि क्षेत्र होता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। फिर दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र यानी कि जिसको हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, है ना, उद्योग क्षेत्र भी कह सकते हैं दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, है ना, सॉरी तृतीय क्षेत्र जो होता है सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो एफडीआई आता है ना, वो तृतीय क्षेत्र से आता है, यानी सेवा क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादा आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में ज़्यादा। अब देखिए सेवा क्षेत्र में दोस्तों रोजगार कम होता है, समझिएगा, सेवा क्षेत्र में रोजगार कम होता है ना। तो याद रखेंगे कि भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा कहाँ आता है, सेवा क्षेत्र में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में। जबकि दोस्तों चीन में, अपने पड़ोसी देश में, विनिर्माण में आता है। यानी कि जो आपका देखिए सेवा क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये तृतीय सेक्टर है ना। अगर हम देखें इकोनॉमिक्स के हिसाब से दोस्तों तृतीय सेक्टर सेवा क्षेत्र ना। और विनिर्माण दोस्तों किसका है, विनिर्माण क्या है, द्वितीय क्षेत्र ना, द्वितीय क्षेत्र। आप समझते होंगे दोस्तों, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जो 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं ना, वैसे और भी होते हैं मगर 3 प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो साथियों को बता दें कि भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है, जबकि चीन में विनिर्माण में आता है। इसीलिए दोस्तों चीन में भारत की तुलना में एफडीआई से ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों विनिर्माण में अगर कोई फैक्ट्री खुलेगी दोस्तों, उसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए दोस्तों विनिर्माण की वजह से दोस्तों क्या होता है, विनिर्माण में एफडीआई आने से दोस्तों चीन में ज़्यादा रोजगार भी पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए एक दोस्तों ये आपकी समिति, देखिए समिति बहुत पूछी जाती है दोस्तों, कि ये पूछी भी गई यूपीएसआई 2017 में पूछी गई और 21 में पूछी गई। क्या पूछा गया कि अरविंद माया राम समिति का संबंध किससे है दोस्तों। तो यार रखें जो अरविंद माया राम समिति है ना, ये एफडीआई सुधार से संबंधित। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यार रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा अरविंद माया राम समिति का संबंध किससे है दोस्तों, एफडीआई सुधार से। ठीक है, अब देखिए एफडीआई की बात करें ना, तो एफडीआई का माहौल तगड़ा कब से बना। तो साथियों आपको पता होगा कि जब सरकार ने 1991, आपको पता है राव मनमोहन पॉलिसी आपने सुना होगा। ठीक है, राव सिंह है ना, राव से नरसिम्हा राव उस समय दोस्तों क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह दोस्तों क्या थे, वित्त मंत्री। तो राव सिंह मॉडल आपने सुना होगा, राव सिंह पॉलिसी सुना होगा। ठीक है, राव मनमोहन पॉलिसी सुना होगा। तो वही समय की बात कर रहे हैं। देखिए जब से सरकार ने 1991 में अर्थव्यवस्था में दोस्तों एलपीजी रणनीति लागू करी थी दोस्तों। एलपीजी ली से दोस्तों, एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन रणनीति की शुरुआत की थी। भारत में दोस्तों निवेश के माहौल में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। उसी समय के बाद दोस्तों भारत में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा उसी समय से दोस्तों। ठीक है, कब से, 1991 के, जब से एलपीजी लागू किया था। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, समझिएगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें दोस्तों डेटाबेस में आपके सामने रख रहा हूं, इनको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो याद रखेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट जुलाई 2023 में किसने जारी किया, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया। दोस्तों हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, आपको बता दें कि भारत द्वारा 2022 में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर अंतर प्रवाह दर्ज किया गया। दोस्तों ये भी याद रखेंगे, ये
पॉइंट है, कुछ याद रख लेंगे करंट के, कि भारत द्वारा 2022 में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर अंतर प्रवाह दर्ज किया गया। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक और देखेंगे कि इंटर ब्रांड वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसका है? टीसीएस का। किसका है? टीसीएस का। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि इंटर ब्रांड वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में दोस्तों पहले स्थान पे कौन है? दोस्तों टीसीएस है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखेगा कि वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए, क्या वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए कौन सा देश 2022-23 में भारत का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार रहा है? तो दोस्तों अमेरिका रहा है। कौन रहा है? अमेरिका रहा है। वही दोस्तों बात कर लें, वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक दोस्तों किसको निर्यात किया है? दोस्तों तो अमेरिका को 11.5% दोस्तों सबसे ज्यादा अमेरिका को कृषि निर्यात का निर्यात किया गया। ठीक है, यानी कृषि संबंधित उपकरण दोस्तों, कृषि संबंधित चीजें दोस्तों सबसे ज्यादा किसको? अमेरिका को निर्यात किया गया, अमेरिका को भेजा गया। ठीक है, चलिए अगला सो देखेंगे कि 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू, क्या साथियों? 31 मई को दोस्तों घोषित किया गया और 1 अप्रैल 2023 को लागू नई विदेशी व्यापार नीति ने 2030 तक दोस्तों निर्यात का लक्ष्य कितना रखा? तो 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा। कब तक का? 202 मतलब 2030 तक का। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों यहाँ देखेंगे, देखिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में, समझिएगा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सबसे अधिक 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। दोस्तों आज तक का सबसे ज्यादा दोस्तों एफडीआई कब प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो भारत के इतिहास में दोस्तों ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि 21-22 वित्तीय वर्ष में दोस्तों कितना एफडीआई प्राप्त किया भारत ने? तो 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए सब चीजें डॉलर में वहां पे आती है, तो याद रखेंगे कितना? 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों एफडीआई प्राप्त हुआ। किसको? भारत को। ठीक है, अब तक का सबसे अधिक। वही दोस्तों फिर इसके बाद 22-23 में दोस्तों गिरावट आती है, याद रखिएगा, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 में एफडीआई प्रवाह में गिरावट के साथ 70.97 बिलियन डॉलर अमेरिकी प्राप्त हुआ। देखिए 2021-22 सबसे ज्यादा दोस्तों, आज तक का सबसे ज्यादा निवेश मिला है, एफडीआई मिला है कब? 2021-22 में। अब दोस्तों उसके बाद फिर से 22-23 में दोस्तों गिरावट आ गई थोड़ी सी। ठीक है, 70.97 बिलियन डॉलर रह गई। ठीक है, देखिए पहले कितनी थी 2021-22 में? 83.57 बिलियन डॉलर। ठीक है, और दोस्तों अब 22-23 में कितनी आ गई? 70.97 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते दोस्तों। अब देखिए कुछ समझिएगा, देखिए वित्तीय वर्ष 22-23 में शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ता क्षेत्र, मतलब दोस्तों जो भारत को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में एफडीआई प्राप्त हुआ है? 22-23 में। ठीक है, ये देखें करंट क्वेश्चन है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 22-23 में शीर्ष एफडीआई प्राप्त करता है, यानी कि भारत को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पैसे प्राप्त हुए एफडीआई के रूप में? तो दोस्तों सबसे ऊपर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में कितना दोस्तों? 9.39 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर दोस्तों सेवा क्षेत्र है। ठीक है, 8.70 बिलियन डॉलर है। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरे व्यापार क्षेत्र में 4.79 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर पे औषध व फार्मास्यूटिकल्स में कितना दोस्तों? 2.05 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ, और ऑटोमोबाइल में 1.90 बिलियन डॉलर, और रसायन में 1.85 बिलियन डॉलर, और दोस्तों निर्माण में बुनियादी ढांचा निर्माण दोस्तों 1.70 बिलियन डॉलर भारत को प्राप्त हुआ। आपसे पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में भारत को प्राप्त हुआ? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में। दूसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र में। ठीक है, कितना दोस्तों? सेवा क्षेत्र में 8.70 बिलियन डॉलर, और सबसे ज्यादा किसमें? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में 9.39 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से मिला है? तो वित्तीय वर्ष 22-23 में शीर्ष निवेशक देश दोस्तों, यानी कि भारत को सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से मिला है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे ज्यादा दोस्तों एफडीआई किससे मिला है? तो सिंगापुर से।
कितना मेरे दोस्तों 17.20 बिलियन डॉलर दोस्तों सिंगापुर से अकेले मिला है भारत को। ठीक है, सबसे ज्यादा किस देश से मिला है तो सिंगापुर से। कितना 17.20 बिलियन डॉलर मिला है सिंगापुर से। फिर दोस्तों मॉरिशस से मिलता है दूसरे नंबर पे 6.13 बिलियन डॉलर। फिर दोस्तों अमेरिका से 6.04 बिलियन डॉलर। फिर यूएई से दोस्तों 3.35 बिलियन डॉलर। और फिर दोस्तों नीदरलैंड से 2.49 बिलियन डॉलर। तो ये भारत में एफडीआई करने वाले देश हैं। तो सबसे ज्यादा किसने किया है एफडीआई निवेश? सिंगापुर ने, फिर उसके बाद मॉरिशस ने, फिर उसके बाद अमेरिका ने, फिर उसके बाद यूएई ने, फिर उसके बाद नीदरलैंड ने। देखिए चलिए अगला दोस्तों एक चीज ये भी याद रख लें दोस्तों, एफडीआई देखिए एफडीआई प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश में लोग कौन सा देश दोस्तों किस देश में सबसे ज्यादा एफडीआई देते हैं? सबसे ज्यादा एफडीआई दोस्तों आपको बता दें अमेरिका में प्राप्त होता है, फिर उसके बाद चाइना, फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे सिंगापुर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन अमेरिका, सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश को मिलता है? अमेरिका को। चलिए अब दोस्तों याद रखेंगे वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीर्ष एफडीआई प्राप्त करता राज्य भी देखिए हमने देखा पहले सबसे ज्यादा किस चीज में दोस्तों एफडीआई लगाई गई है ना, तो कंप्यूटर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में दोस्तों सबसे ज्यादा किस देश ने दिया भारत को एफडीआई? तो दोस्तों सिंगापुर में। अब देखेंगे किस राज्य को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हो। देखिए जब कोई सिंगापुर दिया होगा कहीं ना कहीं तो किसी न किसी राज्य को दिया होगा ना। ठीक है, तो पर्टिकुलर किस राज्य को सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हो दोस्तों? तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा, कितना 14.80 बिलियन डॉलर। फिर दोस्तों कर्नाटक को 10.42 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद तीसरे पर दोस्तों दिल्ली है 7.53 बिलियन डॉलर। और उसके बाद दोस्तों गुजरात है 4.71 बिलियन डॉलर। चलिए दोस्तों अब देखिए एफडीआई के प्रकार दोस्तों, वैसे देखिए एफडीआई प्रकार कई सारे होते हैं मगर दोस्तों मुख्यतः दो होते हैं। ठीक है, ग्रीन फील्ड एफडीआई और ब्राउन फील्ड एफडीआई। दोस्तों ये तो फेमस है तो इन्हीं के बारे में देखेंगे। दोस्तों ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होते हैं? देखिए जब दोस्तों क्या होता है नई कंपनियों की स्थापना के समय किया जाने वाला एफडीआई। मान ले दोस्तों एक कोई नई कंपनी हमने खोली, ठीक है, भारत में हमने क्या की, कोई नई कंपनी हमने खोल दी ज्ञान के नाम से। ठीक है, समझिएगा ज्ञान आरबीएल के नाम से एक नई कंपनी खोल दी। अब दोस्तों अमेरिका वाला आया और हम पे दोस्तों इन्वेस्ट कर दिया, हम पे एफडीआई लगा दिया दोस्तों, इस कंपनी पे एफडीआई दोस्तों दे दिया। दोस्तों ये क्या होगा? ये दोस्तों ग्रीन फील्ड एफडीआई हो जाएगी ना, इसको ग्रीन फील्ड, क्योंकि ये नया हमने खोला, जीरो खोला है, इसमें एफडीआई दोस्तों इसने दिया है, ये ग्रीन फील्ड एफडीआई हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है पहले से चल रही कंपनी की 10 या उससे अधिक हिस्सेदारी खरीदना दोस्तों, क्या होता है? ब्राउन फील्ड। यानी मान लिया कोई कंपनी दोस्तों 2-3 साल चल रही, कई सालों से चल रही दोस्तों, उस पर अगर एफडीआई लगा रहा दोस्तों तो वो क्या होगा? ब्राउन फील्ड एफडीआई। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए अब दोस्तों भारत में दो तरीके से दोस्तों एफडीआई आता है। किस तरीके से दोस्तों? भारत में दो मार्गों से एफडीआई आता है। पहला है स्वचालित मार्ग। क्या आता है दोस्तों? पहला है स्वचालित मार्ग। वे कौन से स्वचालित मार्ग क्या होता है दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, वे क्षेत्र जिनमें एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी आपको दोस्तों किसी देश में, मान लिया दोस्तों अमेरिकी व्यक्ति है, आया भारत में इन्वेस्ट करने दोस्तों, तो अगर वो इन्वेस्ट कर दे बिना सरकार से मंजूरी लिए तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? स्वचालित, है ना। यानी कि स्वचालित क्षेत्र कौन से होते हैं, मार्ग कौन से होते हैं? वे क्षेत्र जिनमें दोस्तों एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, वो दोस्तों वो स्वचालित मार्ग कहलाते हैं। ठीक है, और जिनमें दोस्तों सरकार से मंजूरी लेनी पड़े पहले से, वो सरकारी मार्ग कहलाएंगे। यानी कि स्वचालित मार्ग क्या होते हैं? वे क्षेत्र जिनमें एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती, स्वचालित मार्ग कहलाएंगे। और सरकारी मार्ग क्या होते हैं? वे क्षेत्र जिनमें एफडीआई के लिए सरकार से पूर्व अनुमति जरूरी दोस्तों, वो क्या होंगे? सरकारी मार्ग कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं भारत में क्षेत्रवार एफडीआई की सीमा। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पूछे भी गए कि भैया किस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी, मतलब किस क्षेत्र में कितने % एफडीआई तक दे सकते हैं दोस्तों, एफडीआई मतलब एफडीआई दी जा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों निर्माण विकास परियोजना में दोस्तों 100% एफडीआई की सीमा है दोस्तों, 100% एफडीआई लगा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एसएससी जेईई में पूछा गया कि निर्माण विकास परियोजना दोस्तों कितने % एफडीआई सीमा है दोस्तों? 100%। उसके बाद औद्योगिक पार्क में दोस्तों 100%, देखिए ये भी पूछा गया है एसएससी जेईई में। ठीक है, और दोस्तों उसके अलावा नागरिक उड्डयन रखरखाव या मरम्मत दोस्तों 100% है इसमें भी। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में दोस्तों 100% है। संपत्ति पुनर्निर्मित कंपनियों में दोस्तों 100% है। व्हाइट लेबल एटीएम संचालन 100% है। ठीक है, अप्रबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में दोस्तों 100%। ये देखिए यूपीएससी 2017 में पूछा गया कि अप्रबंधित मार्गों के माध्यम से खुदरा क्षेत्र में दोस्तों कितनी एफडीआई सीमा है? तो 100%। वही दोस्तों खाद्य उत्पाद
वह खुदरा व्यापार दोस्तों कितना है, तो 100% है मेरे साथियों। और वहीं मुख्य निवेश कंपनी में 100% है। प्रिंट मीडियम दोस्तों सीमा 100% है। अब दोस्तों निजी सुरक्षा एजेंसी में दोस्तों 74% है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई 2021 पूछा गया, याद रखेंगे, ठीक है। बैंकिंग निजी क्षेत्र में दोस्तों 74% है। वहीं बात कर ले मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% है। और प्रसारण सेवा सामग्री में कितना है, 49%। प्रसारण सामग्री सेवा में दोस्तों कितना है, 49%। वहीं बीमा में दोस्तों कितना है, बीमा क्षेत्र में कितने परसेंट है सीमा, तो 49%। पेंशन विभाग में दोस्तों कितना है, 49%। और सार्वजनिक बैंकिंग व सार्वजनिक क्षेत्र में दोस्तों 20%। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बैंकिंग व सार्वजनिक क्षेत्र में एफडीआई सीमा कितनी है, तो आप बताएंगे 20%। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन पूछे गए, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो इसलिए इनका हल्के मत लें। इन्हें ढूंढने में हमें बहुत समय लगा है, मैं ये चीज़ें आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। चलिए एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए अब देखिए एफडीआई से लाभ क्या होंगे, ठीक है। तो आपको पता जैसे कोई देश आपके देश में एफडीआई डाल रहा, दोस्तों आपको पता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों, यानी विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और आपको दोस्तों आप भी ग्लोबल में छाएंगे, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्षेत्रीय और वैश्विक तनाव में कमी आएगी, हम विश्व के साथ दोस्तों जुड़ जाएंगे। और प्रौद्योगिकी ज्ञान और संस्कृति को साझा करने का मौका दोस्तों, मान लिया दोस्तों कोई विदेश की आप विदेश की कंपनी में जा रहे हैं, विदेश की कंपनी आपके यहाँ आ रही है ना, या फिर आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, सब लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, कम लागत और बढ़ती हुई क्षमता, ठीक है। ये एफडीआई के लाभ हो गए। हानि क्या है दोस्तों, और कर प्रोत्साहन दोस्तों, कर भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कंपनियां आएंगी तो कर बढ़ेगा दोस्तों, पैसे लगेंगे ना। रोजगार और आर्थिक प्रोत्साहन दोस्तों, रोजगार मिलेंगे, जैसे हमने बताया ना कि दोस्तों चाइना में विनिर्माण क्षेत्र में ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, है ना, रोजगार ज़्यादा मिलता है, तो रोजगार पे भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब से एफडीआई की हानियाँ क्या है, तो पहला चीज़ विदेशी नियंत्रण दोस्तों, विदेशी देशों का नियंत्रण होता है आपके यहाँ कंपनियों में। दूसरा घरेलू निवेश व घरेलू कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव, बिल्कुल भैया, जब विदेश दोस्तों इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो घरेलू चीज़ों पर दोस्तों थोड़ा नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला है राजनीति या आर्थिक परिवर्तन पर का जोखिम दोस्तों, ये भी सही है। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है नहीं लाभ और हानि, मगर दोस्तों आप जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि किन क्षेत्रों में दोस्तों एफडीआई नहीं कर सकते। देखिए विदेशी लोग किन क्षेत्रों में दोस्तों एफडीआई नहीं दे सकते, दोस्तों एफडीआई पर रोक है, किन किन क्षेत्रों में एफडीआई पर रोक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किन क्षेत्रों पर दोस्तों एफडीआई पर रोक है, यानी इनमें पैसे नहीं खर्च कर सकते विदेशी, ठीक है। किसमें, तो पहला दोस्तों याद रखेंगे परमाणु ऊर्जा उत्पादन में। दूसरा दोस्तों रेलवे में भी एफडीआई नहीं की जा सकती है। तीसरा लॉटरी और सट्टेबाजी में, दोस्तों लॉटरी जो खुलती सट्टेबाजी में नहीं कर सकते हैं। चौथा है चिट फंड या फिर दोस्तों निधि कंपनी में नहीं कर सकते हैं। पांचवा दोस्तों तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट सिगार होगा, इसमें नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है कृषि में जैसे बागवानी और पशुपालन छोड़ के, पशुपालन यानी मछली पालन वगैरह छोड़ के इनमें कर सकते दोस्तों, मगर कृषि में नहीं कर सकते, ठीक है। और दोस्तों आवास व रियल एस्टेट में दोस्तों इसमें भी नहीं कर सकते। चलिए समझ गए, तो दोस्तों इनमें नहीं कर सकते, बाकी और चीज़ों में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों देखिए एफडीआई के संबंध में भारत में महत्वपूर्ण सरकारी प्राधिकरण कौन कौन से, मतलब कि एफडीआई के संबंध में कौन कौन से प्राधिकरण हैं दोस्तों। पहला देखिएगा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है, डीपीआईआईटी हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक भी दोस्तों एफडीआई की चीज़ें देखता है, ठीक है, संभालता है। अगला है विदेश व्यापार महानिदेशक है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार है। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी है। और आयकर विभाग भी है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं भारत में एफडीआई को नियंत्रित करने वाले कानून। देखिए भारत में एफडीआई आई तो उसको नियंत्रित कैसे करेंगे, वो कौन कौन से कानून है दोस्तों, उनके बारे में बताइए। तो आपको बता दें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दोस्तों 1992 में आया, ये करता है कुछ कंट्रोल। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम दोस्तों फेमा 2000 में आया दोस्तों, ये भी कंट्रोल करता है। और विदेशी व्यापार विकास और विनिमय दोस्तों अधिनियम 1992 दोस्तों, ये यूपीएसआई में पूछा गया था कि विदेशी व्यापार विकास और विनिमय दोस्तों अधिनियम कब लागू, 1992 में, ठीक है। आयकर विभाग 1961 और भारतीय अनुबंध अधिनियम दोस्तों 1872, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए कुछ दोस्तों परीक्षा में, देखिए आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विदेश व्यापार फिर विकास और विनियम दोस्तों अधिनियम कब लागू, दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में, यहाँ मैं लिखना भूल गया दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कब, तो 1992 में। कब किया गया दोस्तों, 1992 में। अगला है भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना कर देगा दोस्तों। हमने बताया कि भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में दोस्तों कितना होगा, 74%। देखिए राजस्थान सीईटी में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है अरविंद मायाराम समिति का संबंध किससे दोस्तों, एफडीआई सुधार से। किससे है, एफडीआई सुधार से, यूपीएसआई 2021 पूछा गया। देखिए हमने बताया था ये चीजें, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एफडीआई निवेश की सीमा क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने लिखवाया ना चार्ट में, तो कितना है दोस्तों निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोस्तों कितना, यूपीएससी 2017 में पूछा गया कितने परसेंट, तो 74%। कितना, 74%। ठीक है, अगला है पिछले 10 वर्षों में एफडीआई अंतर्वाह भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक रही दोस्तों, तो आपको बताना है आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा किसमें दोस्तों, सेवा क्षेत्र में ना। विनिर्माण दोस्तों चाइना के देखा ना, समझिएगा, तो सेवा क्षेत्र हम बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा एफडीआई सीमा क्या है दोस्तों, तो कितना है, 20%। कितना है, 20%। ये आईबीपीएस क्लर्क 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है दोस्तों 7वां क्वेश्चन कि एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग कौन सा दोस्तों, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग दोस्तों, ये DSSSBPRT 2019 से पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दें दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे सारी अपडेटेड आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारा मटेरियल भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा पड़ा हुआ, ठीक है, डाला हुआ। तो दोस्तों जुड़ जाइए, ठीक है। और आपको बता दें साथियों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, हमारी मेहनत साकार करिएगा। और अगर आप सभी कहते हैं दोस्तों हम एक रीजनिंग का टॉपिक जनहित याचिका भी आप सभी के समक्ष लेकर के हाजिर होंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप सभी कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है। एक बार दोस्तों जाइए ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। स्टैटिक जीके वाला यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये यूपी स्पेशल है, और ये दोस्तों हिंदी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों ये हमारी स्टैटिक ई बुक है, अगर चाहते हैं 50 रुपये दोस्तों ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके, या फिर दोस्तों इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।